नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। हमारी संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और इस पंचायत से जनता की आशाएं और आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इन आशाओं को, उम्मीदों को पूरा करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद यानी लॉ मेकर्स। एक ऐसे ही वरिष्ठ सांसद अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के जम्मू कश्मीर से हसनैन मसूदी जी हमारे साथ हैं। हसनैन सर, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे कि आप राजनीतिक जीवन में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आना कैसे हो गया? जनसेवा थी या कुछ और हो गया, अचानक हो गया? नहीं, जनसेवा ही। देखिए, पहले मैं राजनीति से संबंधित नहीं था। पहले मेरा संबंध किसी और क्षेत्र से था, आपका जुडिशरी से। तो जब मैंने वहाँ से फुर्सत पाई तो मुझे लगा कि ये राजनीति जो है ये एक अच्छा तरीका है जनसेवा का। क्योंकि वहाँ क्या है कि अदलिया में हम इंतज़ार करते थे कोई आएगा फरियादी जिसकी कोई ग्रीवेंस होगी, तो उसके पास क्या वो साधन है, क्या वो रिसोर्सेज हैं, क्या वो जो लिटिगेशन कॉस्ट्स हैं वो जब वो बर्दाश्त करता है तो उसके एक्सेस होती तो फिर ही कोई मामला हमारे सामने आता। लेकिन राजनीति में एक विशेषता है, एक ख़ास ये है कि आप वो आते हैं आपके पास, आप उनका इंतज़ार करते हैं, उनको बगैर किसी तवालत के वो आपके पास आते हैं और आपका जो एरिया ऑफ एक्शन होता है, जो आपका उनकी जो ग्रीवेंसेस वो एड्रेस करने का है, उनकी शिकायतें दूर करने का जो आपका एक स्कोप होता है वो ज़्यादा वसी होता है। तो यहाँ तो हमें वो उनका इंतज़ार नहीं कर बल्कि हम ही उनके पास जाते हैं और उनसे हमें जानने की कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि क्या मामले हैं, कहाँ पर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जो पहले दिक्कतें थी वो दिक्कतें हैं नहीं। तो और वो मुझे जब मैं आया भी तो मुझे तजुर्बा है कि वो सही थी मेरी सोच। और यहाँ आकर के अब ज़्यादा एक कोशिश है, वो ज़्यादा जो जनसेवा की है वो ज़्यादा लाभदायक होती है, फ्रूटफुल होती है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है। जी, जो लॉ मेकर हैं, जो सांसद हैं, उनका मेन काम है लॉ मेकिंग का, विधायी कार्यों का, जो देश की जनता के कल्याण के लिए भी। और जाहिर तौर पे आप अनंतनाग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अपने क्षेत्र की समस्या को भी आप रखते हैं प्रश्नकाल में, ज़ीरो आवर में और रूल 377 में भी आप अपने मुद्दे रखते हैं। इस दौरान आपको कौन से बड़े मुद्दे जनता से जुड़े हुए रखने का मौका मिला प्रश्नकाल वगैरह में या शून्यकाल में, और आपने मुद्दे उठाए और अनंतनाग की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को उनका फ़ायदा हो गया? ऐसे बड़े मुद्दे जो आपने उठाए। देखिए, जो कोविड-19 का मामला हुआ उससे क्या हुआ कि हमारी सारी तवज्जो केंद्रित हुई हेल्थ केयर की तरफ। तो मेरा हेल्थ केयर ही सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रहा है फील्ड, जिसमें मैंने ये चाहा और ये कोशिश की कि मैं एक तो ये कि जो सरकार है, सरकार की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराऊँ और ये चाहूँ कि हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन पावर में, जो इक्विपमेंट है उसमें थोड़ा सा वो और ज़्यादा हेल्थ केयर में जो आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग है वो कम हो जाए और लोगों का एतमाद बढ़े पब्लिक हेल्थ केयर पर। क्योंकि लोगों के पास साधन नहीं है। देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो आबादी है, उसका एक ख़ास हिस्सा वो जो डिसएम्पावर्ड है, जो आखिरी पायदान पर है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके लिए इसके अलावा कि जो भी अभी हो गया, अब जो गोल्डन कार्ड वगैरह है उससे भी बड़ी सुविधा होगी। लेकिन ये है कि उनका एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए ताकि वो इन पर निर्भर करें। और आज की तारीख में जो वहाँ की कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशों ये हुआ कि 90-70% लोगों का अब निर्भर करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो मेरा पहला फोकस रहा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। एक तो प्रैक्टिकली उसको स्ट्रेंथन करना, जैसे मैं कर सकता था प्रैक्टिकली, उसका मतलब अपने MP लैड से। जैसे कोविड की जब शुरुआत हो गई तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 4 ज़िलों पर है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और कई एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। कहीं पर भी मुझे लगता है या कहीं एक आध जगह पर जो हमारा वेंटिलेटर था वो इंस्टॉल था और मैंने ये कोशिश की कि 8 वेंटिलेटर लगवाइए, कोई मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए की लागत से या उससे कम लागत से, उसका जो भी बाकी सामान था वो करके मैंने वो जो कोविड वसीला बना, कोविड बना एक वजह कि हम अपनी तवज्जो केंद्रित करें हेल्थ केयर पर। तो इसी तरह बाकी जो उसके साथ ही जो है, जैसे डिजिटल एक्सरे है, हेल्थ केयर को और ज़्यादा बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, उस पर मेरा सारा फोकस रहा। और यहाँ पर भी पार्लियामेंट में भी मैंने बार बार हेल्थ केयर के हवाले से ही जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके जो बाकी मैंने कहा कि आपको 4 ज़िले हैं, पुलवामा है, कुलगाम है, शोपियां है, अनंतनाग है, तो यहाँ पर भी मेरा ये
प्राइमरी फोकस रहा। मैं बार बार जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं उनसे बात करूं, एक क्वेश्चन उठाऊं, तो उसके साथ जो भी संबंधित है, जैसे हमारा अभी देखिए, ये तो हमारे मुल्क में एक बड़ी एक डायबिटीज़ एपिडेमिक हम कहते हैं। उससे क्या हुआ कि उससे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो शुरू हो गई, और उससे ये हुआ कि जो हमारा डायलिसिस का है वो अब हमें वो व्यवस्था, वो इंतज़ाम करना पड़ता है दूर दूर के इलाकों में, वरना जो एक फैमिली होती है जिसके बड़े कम रिसोर्स होते हैं वो उतनी रकम नहीं कर सकती खर्च। तो मेरा इस पर रहा, और डिजिटल एक्सरे पर और बाकी जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है उस पर रहा। या जो पहले हमारा जो चुनौती है हमारी थी वो पीपीई किट्स था, जो उस पर, क्योंकि हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे उनको वो पहले सुरक्षित रहे, जब वो फील्ड में जाएँ तो उनको कोई चुनौती ना हो। तो जनाब ये रहा पहला। दूसरा मेरा मुद्दा रहा एनवायरनमेंट। देखिए हमारे इलाके में कोई 6 के करीब सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं और कोई 25 के करीब स्टोन क्रशर्स है, जिससे पूरा माहौल बिगड़ गया। उसका असर जंगलात पर भी पड़ा, उसका असर हॉर्टिकल्चर पर पड़ा, एग्रीकल्चर पर पड़ा, पशुपालन पर पड़ा, ग्राउंड वाटर पर रहा। तो यहाँ भी मेरा ये वो रहा, बार बार मेरा एक क्वेश्चन रहा, जब भी कोई बहस है, जब भी कोई कानून उसके साथ रिलेटेड है, तो मेरी ये कोशिश रही कि मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाऊँ और पोल्यूशन को, क्योंकि अब ये क्लीन एयर जो है, उसके अलावा बाहर भी मैं एमपी जो क्लीन एयर ग्रुप है हमारा एमपीज़ का, उसके साथ वाबस्ता हूँ, ताकि जो कानून है उसमें ऐसी हम परिवर्तन करें, ऐसा चेंज करें, ऐसी अमेंडमेंट्स करें ताकि वो प्रो क्लीन एयर हो, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और जो हमारी रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा हम सक्षम बनाएं, ज़्यादा उनको ज़्यादा फाल बनाएं, ज़्यादा एम्पावर्ड बनाएं। तो वो रहा मेरा। और तीसरा मेरा खासकर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है चाइल्ड केयर। देखिए बच्चे जो हैं, बच्चे हमारी आबादी का 1/3 है। 1 लाख में 33,000, उसका मतलब ये है कि हमारी आबादी अगर मुल्क की है कोई 150 करोड़, तो 50 करोड़ के करीब हमारे बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं। तो ये इनका अपना कोई वोटिंग राइट नहीं है। सो ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, कभी कभी इनके जो मसाइल हैं उनकी नज़रों से ओझल होते हैं, वो इन पर अपनी तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है ही नहीं, इनका के पास वोट ही नहीं है। तो मेरा ये प्रायोरिटी रही है चाइल्ड केयर के हवाले से, चाइल्ड राइट्स के हवाले से, जुवेनाइल जस्टिस के हवाले से, तो वो मसाइल में उठाऊँ। और मेरा बार बार यही रहा कि जो ख़ासकर मैं आपसे कहूँ कि जो बच्चे हमारे चिल्ड्रन होम्स में हैं, जिसे हम ऑर्फनेज कहते हैं या चाइल्ड केयर होम्स कहते हैं, उनकी समस्या, उनके मसाइल जो वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा उन पर नज़र नहीं होती। कई एक वाक़ात हमारे मुल्क में हुए जिसमें हमें ये मालूम हुआ कि उन बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और वहाँ पर वो जो सुपरवाइजरी है, वो सुपरवाइजरी जो मैकेनिज़्म है वो उतना मजबूत नहीं है। हसनैन जी, जैसा आपने बताया कि हेल्थ आपका इशू रहा है, चाइल्ड केयर आपका इशू रहा है, और वहाँ जो चीज़ें हो रही हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित, एनवायरनमेंट आपका इशू रहा है, ये बड़ी समस्याएं हैं देश की, हम भी सभी जानते हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि जो विधायी कार्य हैं, जो बिल्स भी आते हैं, जो लोकसभा में बिल आते हैं, उन चर्चाओं में भी आपकी हिस्सेदारी बहुत अच्छी रहती है। चाहे जम्मू कश्मीर के जो है यूटी बना दिया गया अभी, और भी बहुत सारे उससे संबंधित, बजट से संबंधित जो बिल आते हैं उसमें भी आपकी सहभागिता रहती है। जम्मू कश्मीर के जो मिसाइल हैं, जो मुद्दे हैं बड़े, आपकी नज़र में आपने क्या उठाया और आपका क्या दृष्टिकोण रहता है उनके प्रति? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट के हवाले से है तो जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सारे मुल्क में सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है पिलग्रिमेज टूरिज़म के हवाले से भी। क्योंकि जब मैंने जिन मसाइल का मैंने कहा कि इन पर मेरी तवज्जो होती है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के पस मंज़र में नहीं, बल्कि सारे मुल्क में। जैसे एनवायरनमेंट इशूज़ हैं, ये सारे मुल्क के इशूज़ हैं। तो इसी तरह चाइल्ड केयर के इशूज़ हैं। तो मेरा ये सवाल रहता है कि सारे मुल्क में हमें कहिए कि कैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या हो रहा है, क्या इंतज़ाम है, कितने रजिस्टर्ड है, कितने अनरजिस्टर्ड है। तो जनाब इसी तरह जो हमारे मसाइल है वो है टूरिज़म है। पहला, टूरिज़म को अगर हमें बढ़ावा देना है तो टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत करना होगा। तो उस पर मेरी तवज्जो रहती है और उसके बारे में मेरी बात होती है। इसी तरह जो हमारे स्मार्ट सिटी मिशन है, तो स्मार्ट सिटी मिशन में क्या उपलब्धियाँ ही, क्या हमने उसमें कामयाबियाँ की और क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बारे में। और ख़ासकर सारे मुल्क में भी और जम्मू कश्मीर में भी हमारी जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है,
देखिए आज की तारीख में भी 50% से कम लोगों को नल से जल मिल रहा है जम्मू कश्मीर में और बाकी देश में भी, क्योंकि हम अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का मैं मेंबर हूँ। तो उस वजह से हमें हमारे संज्ञान में हमारी नोटिस में आता है कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, किस सिमत में जा रहे हैं मामले। हसनैन जी, ये जल को लेकर केंद्र सरकार की योजना भी है, जो मिशन चल रहा है जल को लेकर, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो जम्मू कश्मीर की बात और बाकी मुल्क की बात, लेकिन ये है कि यहाँ से बड़े अच्छे प्रोग्राम बन रहे हैं। देखिए जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी एक जो कल्पना होती है या उनका जो तवज्जो होती है वो ख़ास वो मुद्दों की तरफ होती है जो प्रभावित करते हैं, जो मुतासिर करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं सारी पॉपुलेशन को अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। अब देखिए 5,000 करोड़ इस साल हमने जो PHE पर लगाए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पर बनाए, इससे पहले 2,000 करोड़, सबसे ज़्यादा एलोकेशन हमारी इसी पर होती है। तो लेकिन क्या है कि जो कामयाबियाँ होनी चाहिए थी वो कामयाबियाँ है नहीं, क्योंकि क्या जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन पास उससे इट डज़ नॉट कीप पीस, वो उस रफ्तार से नहीं जाता जिस रफ्तार से केंद्र सरकार के जो हमारे इनके जो प्रोग्राम होते हैं, जो स्कीम्स आती हैं, उससे उसके साथ वो नहीं रखती है पेस। तो उससे क्या होता है, उससे ये है कि हम अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो हमारी मंजिल होती है या हमने जो अपने बेंचमार्क्स की होती है, हम वो नहीं छुपाते हैं। जैसे अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का कि हर एक के सर पर छत हो। तो और कोई 2 करोड़ मकान बनाने की ये हमारी योजना थी और हमारा ये लक्ष्य था कि 2 करोड़ मकान हम बनाएं देशवासियों के लिए, ताकि हर एक के सर पर छत हो। लेकिन हुआ नहीं, हम नहीं प्राप्त कर सके, हम नहीं हासिल कर सकते, हम उसको नहीं छुपाए जो कि हमारा लक्ष्य था। उसकी वजह है कि सिर्फ स्कीम्स ही काफ़ी नहीं है, स्कीम्स के बाद उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पर, वो है, यही बात है जल शक्ति। अब देखिए हमारे इलाके में कई एक ऐसे हैं, समझिए आप, स्कीम्स जो बनी हुई है जिस पर हमने इन्वेस्ट किया है फिल्ट्रेशन प्लांट से, लेकिन जो चल नहीं रहे हैं, फंक्शनल नहीं है। पैसा हमने करोड़ों रुपए का उनमें लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग लेवल पर वो सूरत हाल नहीं है कि जिसमें छोटे छोटे मामले अगर थे, जो बॉटल नेक्स थे, वो हम दूर करते हैं, वो नहीं हो रहे हैं। तो हमें आगे हमारी बात होती रहती है कि वो जो स्कीम्स बनाने के बाद स्कीम्स पर इम्प्लीमेंट करना की ज़रूरत है। इसी तरह हमारा, जैसे मैंने कहा कि ये रोड कनेक्टिविटी का मामला है हमारे कई एक इलाके हैं, आप हैरान होंगे कि हमारे इलाके में एक पूरा सब डिवीज़न है, वार्ड 1 का सब डिवीज़न, जो अभी रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। या गुरेज का इलाका है, या टंगडार का इलाका है, या अभी देखिए मुगल रोड पर ये जाजरन का मुगल रोड बंद रहती है। तो हमारी रोड कनेक्टिविटी के बड़े मसाइल हैं। कभी औसतन, अभी मैंने प्रश्न एक पूछा था, कोई 650 के करीब हादसा हुए हैं नेशनल हाईवे 44 पर, 98 के करीब अमवात हुई हैं, मौत हुई है। और औसतन हमारा जो नेशनल हाईवे NH 44 है, वो साल में तकरीबन 365 दिन में से कोई 150 के करीब उस बंद रहता है। क्योंकि अब हो रही है इम्प्रूवमेंट्स, ये नहीं काम हो रहा है, अब उसको और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी को एफिशिएंट किया जा रहा है, लेकिन ये हमारे मसाइल हैं और इन मसाइल पर भी मेरी तवज्जो रही। क्योंकि अभी मैंने जब जिक्र किया आपका मांडवा वार्ड 1 का, जहाँ रोड ही नहीं जाता है, वो मार्गन टाप से रोड जाता है। तो हमारी ये योजना है कि हमने बात की है कई बार गडकरी जी से कि एक टनल हो ताकि इसकी कनेक्टिविटी हो। इसी तरह हमारा टंगडार का है इलाका, टीटवाल का साधना पास है, साधना पास की टनल है, अभी शुरुआत नहीं हुई। हमारा राजधानी टनल है, जो राजधानी पास पर टनल है, जो गुरेज को जाएगी, और बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है गुरेज का टूरिज़्म के हवाले से, लेकिन हुआ नहीं है। अभी जाजन का टनल हमारा है, वो जनाब मुगल रोड पर होगा और उससे दूसरी लाइफ लाइन होगी। इसी तरह हमारा कापरन देसा का टनल है, तो उससे क्या होगा, एक 3rd लाइन बनाएगा जम्मू कश्मीर का। और उम्मीद है कि आगे काम तो हो रहा है जी, तो काम होते रहेंगे। काम हसनैन साहब के जो जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और उसके लिए जो बजट है इस बार जो है वो 5,500 करोड़ ज़्यादा हुआ है। और ऐसा कहा गया है कि जो वहाँ का यूथ है, वहाँ पे रोज़गार का सृजन हो, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, वहाँ पे महिला सशक्तिकरण हो, उसके साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा बड़ा मामला है जम्मू कश्मीर का, वो मिले और GDP दोगुनी हो जाए। इसको लेकर ये बजट है, क्योंकि 1.1 लाख 18,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट है। हाँ, तो
आप क्या मानते हैं कि जो युवा है वहाँ का, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, वो पूरी हो रही हैं, उस दिशा में आगे हैं? आपका क्या नज़रिया? ये जो आपके जो NSO के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर का आपस में मुकाबला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ ज़्यादा है, तो वो हमारा एक परेशानी का मामला है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो। कुछ जो अभी आज का बजट हुआ, आपने सही कहा कि कोई 12,000 करोड़ का इसमें इजाफा हुआ है। पिछले साल 1,06,000 करोड़ के आसपास था, अब 1,18,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अमन की फ़ज़ा कायम हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पीस एंड प्रोग्रेस गो हैंड इन हैंड, इकट्ठे चलते हैं। अमन हो तो तरक्की होगी, अगर अमन में खलल हो तो तरक्की नहीं होगी। तो ऐसे प्रयास किए जाएँ कि अमन हो, और अगर आप अमन को स्ट्रेंथ, अगर आप पीस को स्ट्रेंथ करना है तो उससे उसका एक कोलैटरल क्या डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कि प्रोग्रेस होगी। तो वो एक तो वो है वो सेक्टर, क्योंकि अभी भी हमारा कोई 44% के करीब हमारा बजटरी एलोकेशन सिक्योरिटी खाती जाती है, क्योंकि सारे साधन करने पड़ते हैं सिक्योरिटी पर। तो और सोशल सेक्टर पर कम हो रहा है। अभी सरप्राइजिंगली इस साल, अब हुई नहीं बात, इस साल हमारा सोशल वेलफेयर पर 20% बजट कम हुआ। तो हम चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूरिज़्म का है, जो कि बैकबोन है, वो हो। और जम्मू कश्मीर, ऐसे भी मैं कहूँगा पवन जी, जम्मू कश्मीर सारे देश से आगे था बड़े जो सोशल इंडिकेटर्स हैं। हमारे में कोई फार्मर सुसाइड नहीं है, कोई स्टारवेशन डेथ नहीं है, हर एक के सर पर छत है, ठीक है ना, और कोई ऐसा गंभीर मामले नहीं जो बाकी जगह है। लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट हम कर सकते हैं कि अगर हम फोकस करें एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि कमर्शियल प्रोसेसिंग हो फ्रूट की। इस साल क्या हुआ कि हमारे 10-15 दिन के लिए हमारी जो सड़क थी बंद हुई और यातायात बंद हुआ। सो हज़ारों ट्रक जो फ्रूट के थे वो दरे के दरे रहे, और उनमें जो फ्रूट था वो सारा सड़ गया। तो एक अगर कमर्शियल प्रोसेसिंग हो तो एक तो जनरेट हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट, और फिर जो MSMEs है और बाकी कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और दूसरी बात है, हमारा जो 25 लाख मीट्रिक टन के करीब फ्रूट है जो पैदा होता है, उसको बाहर लेने की, उसके बड़े हिस्से को बाहर लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कमर्शियल प्रोसेसिंग वजह से डब्बा बंद हो जाएगा, कंसनट्रेट बन जाएगा, फ्रूट जूस बन जाएगा जो एयरलिफ्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे कई जो हमारे फ्रूट है, जैसे चेरी है, बाकी वो एयरलिफ्ट होते हैं। तो जनाब उससे जनरेट हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट। हमारी इस वक्त ये है, एक समस्या ये है कि एक तो मैंने कहा कि एक बेस लाइन है, वो पीस है, वो पीस स्ट्रेंथन हो जाए, उसके इनिशिएटिव जो भी करना होगा, जैसे भी करना होगा, उससे मजबूत हो जाए ताकि प्रोग्रेस साथ साथ चले। तो और उसी से क्या है, साधन भी बन जाएंगे, टूरिज़्म भी ठीक रहेगा, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। तो टूरिज़्म पर मुझे बड़ी ये एक होना चाहिए था जैसा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं वही जो पहले वाला था। आपको उम्मीद है कि टूरिज्म सेक्टर जो है युवाओं को रोजगार देगा अगर उस दिशा पे फोकस करें? लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें इंक्रीज़ किए, देखिए इस साल हमारा बढ़ोतरी हो गई सिर्फ 3% की, जबकि इन्फॉर्मेशन में हमारी 100% हो गई है। ये जल शक्ति जो मैं कहता था जल जीवन है, इसमें अच्छी खासी हुई है, एग्रीकल्चर में हुई है, लेकिन हॉर्टिकल्चर में कम हुआ है। तो अगर वो भी हो, टूरिज़्म पर खासकर हम अभी देखिए जो हम शोकेस कर रहे हैं वो पुराने मामले हैं। अभी देखिए हम ट्यूलिप गार्डन कर रहे हैं, वही पहला वाला मामला है। जो भी गोल्फ कोर्स कर रहे हैं वो भी बना हुआ है, लेकिन नई चीज़ें हमें करनी है जो जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं। जी हसनैन मसूदी जी, जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो जमहूरियत, इंसानियत, यही सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं जब जम्मू कश्मीर की बात होती है। एक सांसद होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते भी एक विज़न रहता है अपने क्षेत्र के लिए, चाहे अनंतनाग की बात हो, चाहे पूरे जम्मू कश्मीर की बात हवाले से हो, चाहे देश की बात हो। आपका क्या विज़न रहता है, आपका क्या सोच रहती है, ये रह गया मुझसे, ये मैं ज़रूर करूँगा? ऐसे कुछ मुद्दे जो आपके दिमाग में आपको कौंधते हैं, बार बार आपके दिमाग में आते हैं? देखिए, एक ये है कि ये जो अभी मैंने कहा ना कि STs का जो मामला है, हमारे जो ST सेक्शन है, वहाँ पर कोई एक लाभ है जो STs को नहीं मिल रहे हैं। जैसे उज्ज्वल योजना है, उज्ज्वल योजना अभी देखिए आपने कितनी राहत मिली है हमारे देश की नारी को, कितनी हमारी ख़वातीन को, जो बड़ा डिसएम्पावर्ड एक सेगमेंट है, लेकिन ये फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है STs को, क्योंकि वहाँ पर जो आउटलेट्स हैं वो गैस के जो है सिलेंडर के है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। जंगलों में जो माइग्रेट करते हैं जम्मू से श्रीनगर, कोई 10 लाख आबादी करती है। तो इसी तरह उनके जो स्कूल हैं अभी सीजनल चल रहे हैं स्कूल,
तो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर उनमें नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर मेरी थोड़ी सी एक वाबस्तगी है इसके साथ, जो ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत जो प्रधानमंत्री का ही नारा है, उसके बारे में भी मैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ और कभी कभी मैं उसके साथ शामिल हो जाता हूँ, जो भी प्रयास हो रहे हैं। तो वहाँ पर उनके लिए वो टेस्टिंग की जो बात है, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है एसटी वाली, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर और हेल्थ केयर में जो हेल्थ केयर और ज़्यादा होना चाहिए था। इन पर मुझे लगता है कि अगर और मौका मिलेगा तो ये इनको स्ट्रेंथ किया जाए, ताकि ये जो हेल्थ केयर में लोगों को का आउट ऑफ पॉकेट जो है जो खर्चा है वो कम से कम हो और स्ट्रेंथन हो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल, हमारे पीएचसीज वगैरह, न्यू टाइप पीएचसीज, ये सारे स्ट्रेंथन हो। और ख़ासकर हमारी दिक्कत इस वक्त है मैन पावर की, वो मैन पावर हो जाए। तो इन पर केंद्रित रहेगा, इन पर फोकस रहेगा अगर मौका मिला। जी हसनैन जी, गुजर और बकरवालों का मुद्दा ये आपके यहाँ का बड़ा मुद्दा है। कुछ कैजुअल टीचिंग स्टाफ भी रहता है, ये भी बड़ा मुद्दा है। आपका नज़रिया और आप जी। ये मामला कई बार मैंने उठाया ना। मैंने कहा देखिए, अब मुझे लगता था अगर अब्बास होती तो मैं कहता कि जो आप वो बना रहे हैं, जो एसटीज़ के लिए स्कूल्स बना रहे हैं, तो हम इनको इसी में इंटीग्रेट कीजिए। जो हमारे वहाँ के जो ये स्कूल है, सीजनल हम कहते हैं, सीजनल जो एजुकेशन सेंटर्स है। अब देखिए हमारी 2000 के करीब हमारे टीचर्स हैं जिनको सिर्फ 6 महीने के लिए, जब जम्मू से श्रीनगर आती है ये पॉपुलेशन, 6 महीने के लिए सिर्फ, या 6 महीने से कम के लिए वो और बाकी 6 महीने उनको डिसंगेज किया जाता है। अब देखिए कैसे कमिटमेंट रहेगा। होना ये चाहिए था कि अपने अपने डिवीज़न में उनको इंटीग्रेट करता, वो डिवीज़न में बढ़ाते, जो आस पास के जो स्कूल थे उनमें उनको रखे। और फिर जब माइग्रेशन हो जाती है, जो हमारे जो लाइफ स्टॉक के साथ हमारी जो एसटी पॉपुलेशन आती है जम्मू से श्रीनगर, तो वो रिस्टार्ट करते हैं वही जो उनके सिटी सेंटर से। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हसनैन जी, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे आप लगातार वोकल रहते हैं। कौन से मुद्दे आपने उठा दिए और जनता के मुद्दे हैं जो जिनको आवाज़ आपने दी? देखिए, इस सेशन में मेरा एक प्राइवेट मेंबर बिल था, वो जो हमारे नए एंट्रेंट्स है लीगल प्रोफेशन में, जो लॉ करके अपनी डिग्री करके वो बार ज्वाइन करते हैं, तो उनको पहले 5-6 साल बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो मैंने एक बिल लाई है कि उनके लिए स्टाइपेंड हो 5 साल के लिए, ताकि वो शुरुआत करें अपने प्रोफेशन में। दूसरा मेरा रहा प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, वो ये कि हम गोल्फ जो है एक खेल है, ये खेल बड़ा ही इसका सहयोगी है, बड़ी मदद करता है हमारे टूरिज़्म में। गोल्फ टूरिज़्म हमारा, जैसे हमारा श्रीनगर का है, बहुत सारे लोग फ़ॉरेन से, बाकी देशों से, बाकी विदेशों से आते हैं गोल्फ खेलने के लिए। तो लेकिन वहाँ पर एक बड़ी तादाद है, उनको हम कहते हैं कैडीज़, जो उठाती हैं बैग उन गोल्फर्स का। उनके लिए कोई भी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई हेल्थ केयर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई आज तक सरकार ने कभी सोचा नहीं है। मैंने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन किया है, लाया है कि आप एक उनकी सोशल सिक्योरिटी के हवाले से एक, या तो जो मौजूदा कानून है उसमें परिवर्तन कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, या नया कानून लाइए, ताकि ये एक बड़ी एक तादाद जो है दिल्ली में और सारे मुल्क में कोई हज़ारों के करीब हैं जो कैडीज़ हैं, गोल्फ कैडीज़। तो इस सेगमेंट को, इस पॉपुलेशन की सेगमेंट को इग्नोर किया गया आज तक। तो इसके लिए सोशल सिक्योरिटी के हवाले से ये कानून ले आइए या कानून में संशोधन कीजिए। तो ये 2 इसमें रहे। तो इससे पहले भी जो है, जो ये बड़े बड़े जो मुद्दे थे, जो डिसएम्पावर्ड थे लोग, या जो आखिरी पायदान थे, उनके हवाले से मैंने बार बार मामले और भी उठाए। जी, तो आपको ये भी बता दूं कि हसनैन मसूदी साहब जो हैं वो युवाओं से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं से जुड़ते हैं, क्योंकि खुद उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई की है, यूएसए में पढ़ाई की है। अब लॉ से, विधि से उनका बड़ा लंबा नाता रहा है। तो ये लगातार जो युवाओं के मुद्दे हैं उनको भी उठाते रहते हैं। आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं इनका एक विश्लेषण करूँ, इनका जिक्र करूँ, जो कुछ मुझसे हो पाया इस समय में। धन्यवाद। और